आप सभी को मेरा नमस्कार। और आप लोगों को बता दूं कि आज अगर आपके कोई सवाल हो इस विधेयक को लेकर तो अवश्य पूछिएगा। कभी कभी बहुत स्पीड में चले जाते हैं मैसेज, मैं देख नहीं पाती, पर मैं अवश्य जवाब दूंगी। आपको बता दूं कि आज मैं आपको जो 4 मुद्दे हैं जिनके बारे में किसानों के मन में बहुत संशय है, उनके बारे में बात करना चाहती हूँ। आपको बताना चाहती हूँ कि आखिर क्या चल रहा है, वे क्यों नाराज हैं इस विधेयक से। आज एक चैनल पे थी तो मुझे कहा गया कि कांग्रेस पार्टी जो है वो किसानों को भ्रमित कर रही है ना कमाल की बात। आप देखिए कि एक तरफ तो किसान जो हैं वे सड़कों पे हैं और 40-45 जो हमारे सांसद हैं, आप उनके ऊपर दोष मढ़ रहे हैं। मतलब आप किसान की बात नहीं सुनना चाहते, आप केवल दोष मढ़ना चाहते हैं। अगर आप इन डिबेट्स को देखें तो आप देखेंगे कि किस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पास कुछ नहीं है कहने के लिए, इसीलिए वे चीख चिल्ला कर अब आपकी आवाज को दबाने की कोशिश करते हैं। अब आप मुझे सबसे पहले तो बताइए कि आपने देखा कि किस प्रकार से ये पूरा का पूरा जो है प्रकरण हुआ राज्यसभा में। जानते हैं कि ध्वनि मत से इसे क्यों पास किया गया, इसे डिवीजन ऑफ वोट से क्यों नहीं किया गया। मैं आपको आंकड़े अवश्य आज देना चाहूंगी, क्योंकि इन आंकड़ों से आप बेहतर प्रकार से समझ पाएंगे कि सरकार जानती थी कि ये विधेयक जो है ये पास नहीं हो पाएगा राज्यसभा में। जी हाँ, आपको बता दूं कि जो हमारे पत्रकार बंधु हैं उन्होंने जब वहां पे हेड काउंट किया, मतलब उन्होंने अंदाजा कैसे लगाया, उन्होंने काउंटिंग करी कि कितने लोग वहां पे मौजूद थे। जी हाँ, और उन्होंने ये पाया कि अगर इस मैटर में डिवीजन ऑफ वोट हो जाता, मतलब वोटिंग होती और रिकॉर्ड होता, केवल बोल देने से, कोई चिल्ला चिल्ला के कह रहा है यस नो तो, और आप कहते हैं हाँ हाँ यस वालों ने कहा, अरे जो हमारे जो लोकसभा अध्यक्ष है उनके दिमाग में, या राज्यसभा अध्यक्ष है उनके दिमाग के अंदर कोई कंप्यूटर तो है नहीं, उस दिन तो खैर उपाध्यक्ष थे। अब देखिए कि हेड काउंट से क्या पता चला कि एनडीए के पास राज्यसभा में 105 वोट थे, 105 लोग थे, उसी दिन की बात बता रही हूं। इसके अलावा टीएमसी यानी कि तृणमूल कांग्रेस, यूपीए जिसमें कांग्रेस आती है, और अन्य, इन सबको मिला के टोटल वोट जो थे वो थे 131। क्या बताया मैंने? एनडीए के पास 105 और यूपीए टीएमसी को मिलाकर 131, और इंडिपेंडेंस, निर्दलीय और जो नॉमिनेटेड मेंबर्स हैं उनको लेकर 5, यानी कि टोटल कितने हुए? 244। यानी कि आधे कितने हुए 244 के? 122, यानी कि 123 वोट जिसको मिलेंगे वो जीतेगा ना। एनडीए के पास कितने थे? 105, और यूपीए टीएमसी को मिला के ही 131 थे। अब आप समझ गए बात को, मुझे आपको अधिक बताने की आवश्यकता नहीं है, ये आंकड़े स्वयं बहुत कुछ कहते हैं। जिस हिसाब से ये दाढ़ी बढ़ा रहा है, बहुत जल्द सैंटा की नौकरी भी खा जाएगा। भाई हर एक की नौकरी खा चुके हैं ये, आप लोग अपनी नौकरियों को बचाइए अगर आपकी नौकरियां हैं। कंगना को तकिया मिला, रिया कंबल पर सो रही है बेचारी। बिल्कुल सही, मतलब ये क्या मुद्दे हैं। किसान भाई जो हमारा अन्नदाता है वो सड़कों पे है, और हम इन सब बातों में अपना समय व्यर्थ कर रहे हैं। आप देखिए कि जो जो बातें हो रही हैं, मैं फिर कहूंगी, मैं आपको रोज बताती रहूंगी, क्योंकि मैं किसानों के साथ हूं, और किसानों की जो दिक्कतें हैं उसके बारे में आपको बता दूं कि उन चार चीजें हैं, 4 मुद्दे, और जागरूक होइए। मैं आपको डेटा के साथ बताऊंगी, क्योंकि मैंने विधेयक को पूरा नहीं पढ़ा अभी भी, मतलब जितनी बार मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन मैंने उसे पढ़ा है
और इतना तो पढ़ा ही है कि मुझे ये समझ में आ गया है कि सरकार हमें कितना भ्रमित कर रही है। इसका मतलब सरकार जानती थी कि ये विधेयक पास नहीं होगा। और सरकार का मैं एक और बता दूं, हरसिमरत बादल जो शिरोमणि अकाली दल की नेता हैं, वहां से सांसद हैं, उन्होंने भी अपने आप को अलग कर लिया। उन्होंने केंद्रीय मंत्रालय से अपना इस्तीफा देकर वे हट गई हैं। अब आप ये समझ लीजिए कि क्यों उन्होंने कहा है कि ये किसानों के हित में नहीं है। खैर वो तो वोटों की राजनीति कर रही हैं, वो किसी के नहीं होते ये शिरोमणि अकाली दल वाले, जैसे भारतीय जनता पार्टी। आपको बता दूं, आप अपने सवाल थोड़ी देर में करिएगा ताकि मैं अपनी बात पूरी रख लूं, फिर मैं आपके सवाल लूंगी। अब देखिए कि इसके अलावा जो जनता दल यूनाइटेड है वो भी इनके पक्ष में वोट नहीं करता। और इसका प्रूफ कहाँ से आया, मैं क्यों कह रही हूँ, क्योंकि कल मैं टीवी पर एक प्रोग्राम देख रही थी, शायद संदीप चौधरी का था। उसमें केसी त्यागी जी पैनलिस्ट थे और वे भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को कह रहे थे, आप ऐसा मत करिए, बिल इस विधेयक में संशोधन करिए, नहीं तो किसान मर जाएगा। ये केसी त्यागी जी के शब्द हैं, ये मेरे शब्द नहीं, ये किसी सुनी हुई बात नहीं, मैंने अपनी आंख से चैनल पे देखा जी। अब देखिए कि जो किसान कह रहा है वो क्या कह रहा है, वो कह रहा है कि एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस यानी कि न्यूनतम समर्थन मूल्य, इसके बारे में विधेयक में कहीं नहीं लिखा है। आप मुझे बताइए, आज मोदी जी प्रधानमंत्री हैं, कह रहे हैं मेरी बात पे विश्वास करो। कैसे विश्वास कर लें? याद है ना, इन्होंने रेलवे के निजीकरण के बारे में रेलवे के कर्मियों को कहा था कि निजीकरण नहीं होगा, ये विपक्ष तुम्हें भ्रमित कर रहा है। अब वो फिर वही बात कह रहे हैं और उसके बाद रेलवे को निजीकरण कर लिया ना, अब ये फिर कह रहे हैं कि लोगों की बातों पे मत जाइए, ये आपको भ्रमित कर रहे हैं, लेकिन एमएसपी नहीं हटेगी। आप होते कौन है बोलने वाले? अरे भाई, विधेयक है, कानून है, लिख के छोड़ दो। अगर उसमें लिख दिया आपने तो किसानों की एक समस्या का समाधान हो जाएगा। बिल का डिटेल है, बिल्कुल बिल का डिटेल मैं आपको बताती हूँ। अब देखिए कि वो ये कह रहे हैं, किसान कह रहे हैं कि मंडी व्यवस्था, मंडी में जो बिचौलिए होते हैं जिनको आढ़ती कहते हैं, उनके साथ किसानों का बहुत गहरा रिश्ता होता है, शादी ब्याह का, मरने जीने का, और उनको उन पे विश्वास होता है। इसीलिए कोल्हू पे जाके कभी कभी किसान जो है अपनी फसल को छोड़ आता है बजाय कि मिल में दे के आए। मालूम है क्यों? अभी आज की बात बता दूं आपको कि पश्चिमी उत्तर प्रदेश में जो मिल मालिक हैं, उन्होंने अभी तक किसान का गन्ने का बकाया पिछले साल का नहीं दिया और अगले साल की फसल की तैयारी कर रहा है किसान। अब ऐसे में क्या वो इंतजार करे मिल मालिक को देने की, या वो कोल्हू पे जाके छोड़ा है जहां उसे 2 पैसे कम मिल जाए मगर उसे कैश में पैसा मिल जाएगा, वो अपने खेत की तैयारी कर लेगा, है ना। मगर इसके अलावा आपको बता दूं, एमएसपी को लेकर जो चिंताएं हैं, उसके पहले मैं एपीएमसी यानी कि फार्मर्स मार्केट यानी कि मंडी के बारे में बता दूं। आप देखिए कि जो मंडी व्यवस्था है वहीं पर तो है ये न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी। तो वहां पे जब किसान बेचने जाता है तो उससे एमएसपी से कम प्राइस पे नहीं खरीद सकता कोई भी आढ़ती, कोई भी बिचौलिया, तो उसको वो मिनिमम सपोर्ट प्राइस अवश्य मिलता है। तो ये व्यवस्था किसके लिए बनाई गई थी? इस मंडी व्यवस्था के लिए। अब सरकार कह रही है कि आप जो हैं मंडी में अपना माल बेच सकते हैं या जाके अपने प्राइवेट प्लेयर को बेच सकते हैं, लेकिन यहाँ गड़बड़ जानते हैं क्या? मंडी में अगर किसान जाता है तो उसे शुल्क देना पड़ेगा, और अगर वो प्राइवेट प्लेयर के पास जाता है तो उसे शुल्क नहीं देना पड़ेगा, है ना, कोई टैक्स नहीं लगेगा। तो किसान भ्रमित होके कहाँ जाएगा? जहां उसे टैक्स नहीं देना पड़ेगा, ठीक है। तो वो टैक्स नहीं देने के चक्कर में प्राइवेट व्यापारी के पास जाएगा और मंडी जो है वो धीरे धीरे करके बंद हो जाएगी, क्योंकि शुल्क नहीं मिलेगा तो मंडी नहीं चलेगी और मिनिमम सपोर्ट प्राइस तो वैसे ही खत्म हो जाएगी। मैं उम्मीद करती हूँ आपको मेरी इस बात को समझ में आ गया होगा। अब देखिए, जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात आती है, जब प्रधानमंत्री जी जो बात कह रहे हैं, आप मुझे बताइए, अगर विधेयक में लिख देते तो ये तो पक्का हो जाता, नहीं ये गारंटी हो जाती कि एमएसपी पर ही
जो प्राइवेट प्लेयर है, बड़ा व्यापारी, वो खरीदेगा। अब नए कानून में क्या सरकार ये लिख कर देने को तैयार है कि किसान को एमएसपी जो है वो वाला भाव देना ही पड़ेगा, जो भी आ जाए, अंबानी भाई साहब हो, अडानी हो, या कोई ABCD भाई साहब हो, या 1 2 3 हो। इसके अलावा किसानों को एमएसपी अगर नहीं मिलता तो क्या सरकार एमएसपी देने की गारंटी लेगी? अगर एमएसपी कंपनी ने नहीं दी, निजी व्यापारी ने, बड़े व्यापारी ने, तो कंपनी को सजा का प्रावधान करा जा सकता है या नहीं? क्या ये ज्यादा है जो किसान मांग रहे हैं, जो कह रहे हैं कि आप ये कर दीजिए? मंडी का शुल्क 5% होता है। केवल इस 5% से बचने के लिए जब किसान जाएगा उस निजी व्यापारी के पास, इधर की तरफ मंडी बंद हो जाएगी। अब किसान जो है वो पूरी तरह से इस निजी व्यापारी, बड़े व्यापारी के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएगा। अब क्या होगा? एक और चीज इसके पहले बता दूं आपको, एसेंशियल कमोडिटीज एक्ट है, यानी कि जो अनिवार्य चीजें हैं उसको इसमें रखा गया। इसमें से अगर धान और जो गेहूं है इसको हटा दिया गया तो क्या होगा? बताऊं क्या होगा? बताती हूं। तब क्या होगा कि सरकार जो है इस पे GST भी लगा सकती है, क्योंकि अब ये एसेंशियल कमोडिटीज के दायरे से बाहर आ गया। पहली बात। दूसरी, इससे भी बड़ी और इससे भी खतरनाक बात है, वो ये है कि मनरेगा जैसी स्कीम्स में आप जानते हैं ना कि गेहूं और चावल जो है वो बांटा जाता है। क्यों बांटा जाता है? क्योंकि उसका एक MSP होता है, बहुत कम दाम पे किसान से सरकार उसे खरीद सकती है। लेकिन अगर सरकार खरीद नहीं सकेगी तो वो वैसे भी क्यों खरीदेगी जब सस्ते में नहीं मिल रही है? और जब नहीं खरीदेगी, एसेंशियल कमोडिटी नहीं है, अनिवार्य नहीं है, तो फिर इसे बांटेगी क्यों? समझ गया? तीसरी चीज, बहुत बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है कि सरकार अब इंस्पेक्शन नहीं करेगी। अब इंस्पेक्शन करने वाला कंपनी का कोई नुमाइंदा आएगा, वो इंस्पेक्शन करेगा। अगर उसको लगेगा कि इसे पास करना है तो वो पास करेगा, नहीं करना है तो नहीं करेगा। इससे क्या होगा कि पहली बात तो किसान को उसे घूस देना पड़ सकता है, जो वो कहेगा उसे करना पड़ेगा। वो कहेगा कि नहीं मैं तेरा पास नहीं करता, तो वो कहेगा यार तू किसी भी दाम पे ले ले, मुझे तो अपने खेत के लिए अगली तैयारी करनी है, तो जो पैसा मिलता है मैं ले लूँ। होगा या नहीं होगा? इसके बाद एक और बहुत बड़ी बात आपको बता रही हूँ। इस विधेयक में लिखा है और मैंने पढ़ा है कि अगर कोई विवाद होता है इस बड़े व्यापारी और किसान के बीच में, तो किसान न्यायालय नहीं जा सकता। आप सोचेंगे मैं क्या बोल रही हूं? तो कहाँ जा सकता है? जा भी सकता है या नहीं? जा सकता है। वो जा सकता है SDM के पास। SDM के पास से ये मैटर अगली स्टेज पे जाएगा DM के पास, और उसकी अगली स्टेज पे एपीलेट अथॉरिटी। आप मुझे बताइए, SDM और DM किसकी बात सुनेंगे? किसान की बात सुनेंगे या उस बड़े व्यापारी की बात सुनेंगे जो ऑनलाइन खरीदारी भी कर सकता है? और याद रखिएगा कि जो हमें भ्रमित करा जा रहा है ना कि किसान कहीं भी बेच सकता है, ये पहले भी बेच सकता था, मगर किसान के पास इतना पैसा नहीं होता था। किसान जो है वो दूसरे की जमीन को खरीद कर उसमें किसानी करता है। 70% जो किसान है वो दूसरे की जमीन पर किसानी करता है। अब जो जमीन का मालिक है वो इस किसान को हटा देगा। वो कहेगा तुझे किसानी करनी है, मैं जमीन जो है वो कॉन्ट्रैक्ट पे दे रहा हूं इस बड़े व्यापारी को। अब इसकी मर्जी है कि वह तुझे रखे या ना रखे। किसान हो गया ना खत्म। अब आप समझ लीजिए कि मैं जो आपको बातें बता रही हूं इसमें कितनी इंपॉर्टेंस है। अब आप मुझे बताइए, आपको मैं एक और चीज बताना चाहती हूं कि आप ये देख लीजिए कि जैसे धान की बात कर लूँ मैं, तो धान का अभी जो MSP है वो 1750 रुपये प्रति क्विंटल है। और जानते हैं क्योंकि सरकारी जो मंडियां हैं वो बंद होने के कारण इस वक्त मार्केट में हमारा किसान जो है 1000 से 1200 रुपये में बेच रहा है। यहाँ तक कि मैंने ये भी सुना, एक ने मुझे ये भी बताया कि 560 रुपये प्रति क्विंटल में बेचा जा रहा है। जानते हैं इससे क्या होगा? जमाखोरी। कैसे बताऊं? इसमें जमाखोरी इसलिए होगी क्योंकि जो सस्ते में खरीद रहा है, क्योंकि किसान को अपनी अगली खेती के लिए, अपनी अगली फसल के लिए तैयारी करनी है,
तो वो किसी भी दाम पे बेचने को तैयार है। 2 पैसे कम मिल जाए, 10 पैसे कम मिल जाए, पर हटे तो सही उसके खेत में से वो माल। जब वो कर देगा, उसे बेच देगा, तो जो खरीदने वाला है वो उसको होर्डिंग करना शुरू करेगा, उसको जमाखोरी करेगा। और कब बेचेगा? जब दाम बढ़ जाएंगे। तो ये सारी चीजों को ठीक करने के बजाय सरकार क्या कर रही है, आप ये देखिए। आपको मैं जो बातें बता रही हूँ ये बकायदा मतलब जो तथ्य हैं। इसके अलावा आपको बता दूं कि जो हमारा गन्ना है उसका जो रेट है वो है 285 रुपये MSP। मिल जो है वो 325 रुपये में बेच रहा है, यानी कि वो वही वाला वो बड़ा व्यापारी है। लेकिन वो भुगतान ही नहीं होगा, जैसा कि मैंने आपको बताया पिछले साल के गन्ने का भुगतान अब तक नहीं हुआ। और किसान जो है वो अगले साल की फसल बोने को तैयार बैठा है। और इसके अलावा बताऊं सरकार इसमें क्या चीजें ठीक कर सकती है। ये सारी चीजें जो मैंने बताई हैं इनको ठीक करे सरकार। और इसके अलावा जो ये पूरी व्यवस्था है कि मैं आपको ये बता दूं कि 14 दिन के अंदर जो भुगतान होता है वो मिल मालिकों को करना होता है। जैसे गन्ने का एग्जाम्पल ले ले तो 14 दिन में, गन्ने की ही बात बता रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट का एक जजमेंट के हिसाब से है कि 14 दिन में आप गन्ने का भुगतान करेंगे। लेकिन आप जानते हैं पिछले साल से अगले साल की बात बता रही हूँ, भुगतान नहीं हुआ। अगर भुगतान नहीं कर रहे हैं तो उनके ऊपर 15% सालाना के हिसाब से ब्याज लगेगा अगर वे 14 दिन में भुगतान नहीं कर रहे हैं। मगर क्या ऐसा हो रहा है, आप खुद समझ सकते हैं। इसलिए ये सारी बातें जो प्रधानमंत्री जी आप मौखिक रूप से कह रहे हैं ये लिखित रूप में होना चाहिए। हमारे किसान भाई इसके मेन स्टेक होल्डर हैं, हितधारक हैं, तो उनकी बातों को भी तो सुना जाना चाहिए। वो जो कह रहे हैं उसके हिसाब से बनना चाहिए ना कोई भी कानून। भाई आप ये देखिए कि धूप में, आंधी में, तूफान में, गर्मी में, सर्दी में, बरसात में किसान खट रहा है खेत में। और कानून कौन बना रहा है? कानून बना रहा है AC में बैठा हुआ IAS ऑफिसर, ब्यूरोक्रेट। मुझे तो लगता है कि अडानी भाई साहब जैसे में वो नहीं हो सकते, कोई और बड़ा व्यापारी होगा, उनके जैसे बड़े व्यापारी कर रहे हैं। और मैं उनका नाम बार बार क्यों ले रही हूँ ये मैं आपको बताना चाहती हूँ। कृषि बिल जो है मैं ये मानती हूँ कि उद्योगपति जो है वही लेकर आए हैं। कैसे? क्योंकि कुछ दिन पहले एक ऐप भी आ गया, जियो कृषि ऐप। इसका मतलब है कि ये सारा का सारा ये जो ऑनलाइन वाला सिस्टम ये उद्योगपति के दिमाग की खपत है और खुराफात है, बल्कि मुझे कहना चाहिए। जियो मार्ट, रिलायंस, आप देखिए ये वॉलमार्ट, ये सब गेहूं, धान, ये सब खरीदने को तैयार बैठा है ना। और जियो इसमें सबसे आगे है। तो अब आप सोचिए कि किसानों के साथ क्या हो रहा है। मेरा काम था आपको आगाह करना और आपको जागरूक करना। आपके यदि कोई सवाल हो तो अवश्य करें। जी शशांक बरुआ जी, ये जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं इसको इतनी इंपॉर्टेंस नहीं देनी है। ये ऐसी ही बातें करता है क्योंकि इसे 2-2 रुपए मिलते हैं हर ट्वीट के, हर कमेंट के। बिल्कुल इसके जैसे सब वहीं पे बैठे हुए मिलेंगे जी। और जो किसान भाई हों हमारे वो बताएं, 1 साल बाद सब खत्म होना शुरू हो जाएगा। अभी विरोध को देखते हुए कढ़ाई नहीं करेंगे, बाद वही हाल होगा जैसे नोटबंदी और GST, बिल्कुल, और जैसे लॉकडाउन। और आपको बता दूं कि जब हमारा जो GDP गिरा है पहले क्वार्टर में कोरोना की वजह से या सरकार की गलत नीतियों की वजह से, तो आपको बता दूं कि कृषि के क्षेत्र में 3.2% बढ़ा है। केवल किसान था जो काम कर रहा था, उस अन्नदाता की वजह से आपको और मुझे खाना मिल रहा था। हुकुमशाही चालू आहे त्यावेळचे TV प्रक्षेपण। आपने किस भाषा में लिखा मेरी समझ में नहीं आ रहा। बिल्कुल, और ये बात केवल ये कंगना, ये सब बातों में आपको बेवकूफ़ बनाते रहेंगे, धर्म के नाम पे आपस में लड़वाते रहेंगे। और किसान जो होता है ना वो हर धर्म का होता है, किसान कोई एक धर्म वाला नहीं होता है।
जी अभिषेक जैन आप कह रहे हैं आपने एक एक तथ्य सही है, मैंने किसानों से बात करी है तभी अपने तथ्य रख रही हूँ। एमएसपी तय क्यों नहीं की, मैं यही कह रही हूँ। और इसके बारे में लिखिए, बोलने से क्या होता है। आज आपने बोला, कल कहेंगे जी ये तो हमने पिछली बार कहा था, अब की बार नहीं होगा। जी धन्यवाद कपिल खींची जी, अब्दुल गनी जी धन्यवाद। अच्छा नूर बानू जी कह रही हैं कि वो मराठी में लिखा हुआ है जी, पर मैं आप लोगों से यही उम्मीद करती हूँ कि आप लोग भी हमारे किसान भाइयों का साथ देंगे। जी दीपक तोमर जी भी कह रहे हैं मैं वहीं से हूं, आप बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। भंवर सिंह चौधरी जी कह रहे हैं शाबाश। कमल भूषण मल्होत्रा जी कह रहे हैं गुड। कासमी जी कह रहे हैं बहन आपको अल्लाह सलामत रखे, आपने जनता के दुख को लोगों तक पहुंचाने का प्रयास किया। रजनी शर्मा जी आप सॉरी क्यों लिख रही हैं। नमस्कार देवेश जी। अब देवेश जी आप जानते हैं कि किस प्रकार से हमारे पंडित पुरोहितों के साथ हो रहा है, हमारे ब्राह्मण समाज के साथ हो रहा है। देवस्थानम बोर्ड को लेकर हमारे पंडित पुरोहित सड़कों पे, अब किसान सड़कों पे हैं। ब्रिजेंद्र यादव जी आपने बिल का डिटेल मांगा था, उम्मीद कर रही हूँ कि इससे कुछ हद तक मैंने आपकी जो डाउट्स हैं वो क्लियर करे होंगे। जी जी धन्यवाद। आप कह रहे हैं आरसीएम क्या होता है। बहन बहुत अच्छा वर्क करे हैं आप, एक्सपोज करते रहिए, हम आपके साथ हैं। ग्रेट वर्क, सल्यूट। अगर अन्नदाता ही खुश नहीं है तो बहुत बुरी बला आने वाली है जो सबको झेलनी पड़ेगी। और जी अर्जुन देव जी धन्यवाद, आप कह रहे हैं गुड मैम। चलिए आज के लिए मैं बस इतना ही बताना चाहती थी। इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिए, क्योंकि अधिकतर लोग जो बोल भी रहे हैं इस विधेयक के बारे में या जो डिबेट भी कर रहे हैं, मैं देख रही हूँ कि उनको पता नहीं है। जय बाबा केदारनाथ अंकुर शुक्ला जी, तो उनको जो है इसके बारे में पता नहीं है। किसान क्या मांग कर रहे हैं, किसान क्या कह रहे हैं, इन सब चीज़ों के बारे में हमें लोगों को जागरूक करना पड़ेगा। तो आप लोग इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करिएगा अगर आपको मेरी बातें ठीक लगी हों। मेरे साथ आप लोग अवश्य जुड़िएगा मेरे यूट्यूब पे सुजाता पॉल पॉलिटिकल एनालिस्ट। और मैं आपको बता दूं कि आप लोग मेरे साथ मैं आपको अपना ट्विटर अकाउंट भी साझा कर रही हूं आप लोगों के साथ, उस पे भी अवश्य जुड़िएगा। सुजाता इंडिया फर्स्ट, मैं भी एक बार चेक कर लूं, मैं भूल जाती हूँ। सुजाता इंडिया फर्स्ट जी, तो ये है मेरा ट्विटर अकाउंट, इस पे भी जरूर आइएगा। आपने बिल्कुल सही बात की है। किसानों का आज दिल टूटा है, कल हम लोग टूटेंगे नहीं। हम किसानों के साथ खड़े हैं, हम उन्हें टूटने नहीं देंगे, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। जीत अवश्य हमारी होगी। अगर जीत किसान भाइयों की होगी तो हम सब की जीत होगी, भारत देश की जीत होगी। वेरी नाइस वर्क कह रहे हैं, धन्यवाद। जनता को मूर्ख बनाने व मूर्ख समझने वाली सरकार, दिनेश सिंह जी कह रहे हैं। और मैं उनमें से किसी का भी कमेंट नहीं पढ़ूंगी जो लोगों को भ्रमित कर रहे हैं, क्योंकि ये 2-2 रुपए के कमेंट पे बिके हुए हैं। ये देश प्रेमी नहीं है, ये देश के गद्दार हैं। इन्हें शर्म नहीं आती, एक दल का साथ देते हैं, देश के बारे में नहीं सोचते। आप लोग देश के बारे में सोचिएगा। दोबारा आपसे मुलाकात होगी। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।